नमस्कार, मैं हूं संजय राजन। आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज इंडिया। आपका स्वागत है देश दुनिया के बड़ी खबरों से जुड़े हमारे विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ में। जैसा कि आप जानते हैं, इस विशेष कार्यक्रम में आपको ले चलते हैं हम देश दुनिया के चुनिंदा खबरों के तह तक। कोशिश होती है उन खबरों के हर पहलुओं से आपको रूबरू कराने की। आज हमने जिन मुद्दों को चुना है उसमें हमारा पहला मुद्दा होगा, आखिर अलगाववादी नेता यासीन मलिक की सजा से पाकिस्तान में क्यों बौखलाहट हो रही है। इसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ऐसा क्या कुछ कह दिया कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जिससे उनकी देश में आलोचना की जा रही है। इसके बाद हम बात करेंगे अपने तीसरे मुद्दे की, क्या मायने है जेल से रिहा हुए सांसद आजम खान के बयानों का और रिहाई के वक्त उनके साथ मौजूद शिवपाल सिंह यादव का। हमने आखिरी मुद्दा लिया सड़क हादसों से जुड़ा। देश में रोड सेफ्टी पखवाड़ा चल रहा है। ऐसे में मैं आपको बताऊंगा कि अपने देश में सड़क हादसा कैसे भयानक रूप ले चुका है। तो आइए शुरू करते हैं आपका अपना विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हमारा पहला मुद्दा है, अपने देश में किसी अलगाववादी नेता या फिर किसी आतंकी पर हुए कार्रवाई से पाकिस्तान में क्यों बौखलाहट हो जाती है, क्यों पाकिस्तान के पेट में दर्द होने लगता है। दरअसल ये आप भी बेहतर जानते हैं। मुझे लगता है ये बताने की जरूरत कतई नहीं है कि घाटी में माहौल को खराब करने के लिए पाकिस्तानी सरकार कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। हमारे देश की ओर से घाटी में अमन चैन की हर कोशिश पाकिस्तान को बहुत खपती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत की हमेशा से कोशिश रही है कि दोनों मुल्कों के बीच आपसी संबंध बेहतर हो। कई दौर के बातचीत के जरिए पाक अधिकृत कश्मीर के विवाद को समाप्त करने के लिए भारत की ओर से लगातार पहल की गई है। सारी दुनिया ने देखा है, चाहे कांग्रेस की केंद्र सरकार रही हो या फिर बीजेपी की अध्यक्षता वाली केंद्र सरकार, कई बार ऐतिहासिक पहल की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान के रवैये में कभी कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। ये बेहद अफसोसजनक है। अटल सरकार ने तो भारत पाकिस्तान से संबंध जोड़ने के लिए ट्रेन सेवा से लेकर क्या कुछ नहीं किया। खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी शांति संदेश लेकर बस में सवार होकर पाकिस्तान तक गए, दोस्ती का पैगाम लेकर, लेकिन परिणाम में हमें संसद पर आतंकी हमला मिला, मुंबई में आतंकी हमला, देश में और भी कई इलाकों में इस तरह के आतंकी वारदात हुए। यह पाकिस्तान की ओर से दोस्ती का रिटर्न गिफ्ट मिला। इसकी जितनी आलोचना की जाए कम है। अब हालिया घटनाक्रम की चर्चा कर लें। अलगाववादी नेता यासीन मलिक को भारत की अदालत ने कश्मीरी पंडितों की हत्या और टेरर फंडिंग के एक मामले में दोषी करार दिया है। पाकिस्तान के पेट में ऐंठन होने लगी। दरअसल दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने एनआईए की विशेष अदालत में टेरर फंडिंग मामले में अलगाववादी नेता यासीन मलिक को दोषी करार दिया है। हालांकि सजा का ऐलान अभी 25 मई को होना है। क्या अदालत सजा देती है, ये तो देखने वाली बात होगी। अब इस फैसले के बाद इस्लामाबाद में हरकत तेज हो गई। पाकिस्तान ने तुरंत भारत के प्रभारी राजदूत विदेश मंत्रालय में तलब कर लिया और यासीन मलिक के खिलाफ अदालत में तय किए गए आरोप पर इतराज जताया। अब आप सोच सकते हैं घाटी का माहौल खराब करने वालों के साथ पाकिस्तान की कितनी सिंपैथी रहती है, कितनी हमदर्दी रहती है। दरअसल यासीन मलिक जैसे नेता घाटी में कतई नहीं चाहते हैं कि अमन चैन का माहौल बने। पाकिस्तान के एजेंडे को चलाने के लिए ये नेता जाने जाते हैं। JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख रहे हैं यासीन मलिक। इनके संगठन पर शुरुआती दौर से घाटी में अलगाववादी ताकतों को समर्थन देने का आरोप लगता रहा है। 2017 में टेरर फंडिंग और कश्मीरी पंडितों की हत्या का आरोप लगा था इस अलगाववादी नेता पर, जिसके बाद यासीन की गिरफ्तारी की गई। तब से वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। अदालत में सुनवाई हुई, यासीन ने अपना सारा दोष कबूल लिया। अब अदालत 25 मई को सजा का ऐलान करने वाली है।
हमें ये समझ नहीं आता कि जो मुल्क खुद अपने हालात संभाल नहीं पा रहा है, भला उनका कंपटीशन भारत से कैसे हो सकता है। आज पाकिस्तान में क्या हालत है, किसी से छुपा है क्या? बेहतर तो यही होता कि घाटी में माहौल खराब करने की कुत्सित मानसिकता को छोड़कर पाकिस्तान को अपने मुल्क के बेहतरी के लिए कोशिश करनी चाहिए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चलेंगे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जहां देखने और परखने की कोशिश करेंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बयानों का। क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा और क्यों भारतीय जनता पार्टी उन पर हमलावर नजर आ रही है। क्या कहती है ग्रहों की चाल, कौन सा उपाय बदलेगा आपकी किस्मत? आज क्या करें क्या ना करें, आपकी हर समस्या का हमारे पास समाधान। पंडित दीनदयाल मणि त्रिपाठी के साथ जल्द आ रहा है भाग्य कनेक्शन, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आइए हम बढ़े अपने दूसरे मुद्दे की ओर। अक्सर ऐसा रहा है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर आरोप लगता है कि जब भी वो विदेश जाते हैं, ऐसे मुद्दों पर बात कर जाते हैं जिससे देश की छवि खराब होती है। अब ताजा मामला राहुल गांधी के दौरे से जुड़ा है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आइडियाज ऑफ इंडिया सेमिनार का आयोजन हुआ। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इसमें वक्ता के रूप में शामिल हुए। तमाम तरह के मुद्दे उठाए गए इस फोरम पर। राहुल गांधी ने लद्दाख, डोकलाम से लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था पर बेबाकी से जवाब तो जरूर दिया, लेकिन शायद ये भूल गए कि किसी भी विदेशी फोरम पर शायद ही किसी देश का जिम्मेवार अपने ही देश के गलत नीतियों पर बोलता हो। लेकिन ऐसा राहुल गांधी समझ नहीं पाते हैं, या फिर उनको लगता है कि देश की मीडिया में उनकी बातें दबा दी जाती हैं, तो विदेशी फोरम पर वो अपने हमलावर तेवर का ऐसे बयानों से सियासी फायदा लेना चाहते हैं। अब देखिए ना, लद्दाख और डोकलाम को लेकर क्या वस्तु स्थिति है, ये किसी से छुपा नहीं है। चीनी सेना ने घुसपैठ करने की जो कोशिश की वो भी जग जाहिर हो चुका है। लेकिन कांग्रेस उपाध्यक्ष ने इस क्षेत्र के हालात की तुलना यूक्रेन जैसे क्षेत्र से कर डाली है और देश की मोदी सरकार पर हमला बोल दिया। कहा कि भारत की सरकार ऐसे हालात में भी कोई एक्शन नहीं ले रही है। राहुल ने यहां तक कह दिया कि मोदी सरकार डरती है चीन के खिलाफ किसी भी तरह का बयान देने से। हालांकि अमित शाह चीन के दौरे पर जा रहे हैं, उसके पहले राहुल गांधी का ये बयान, जाहिर सी बात है एक टकराव की स्थिति तो बनती ही है। अब दूसरा बड़ा बयान देखें, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर आखिर राहुल गांधी ने क्या दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर कोई गंभीरता नजर नहीं आ रही है। बात यहीं तक रहती तो चलो मान लिया जाता कि विरोधी दल के नेता के हैसियत से राहुल गांधी ये बयान दे रहे हैं, लेकिन विदेशी फोरम पर यह कहकर कांग्रेस उपाध्यक्ष ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी देश में ध्रुवीकरण का केरोसिन छिड़क रही है, जिस पर माचिस लगाते ही पूरे देश में आग लगना तय है। कहीं ना कहीं देश की छवि पर इस बयान से एक असर तो दिखता ही है। भारतीय लोकतंत्र के मौजूदा हालात की भी राहुल गांधी ने इस विदेशी फोरम पर मजम्मत कर दी। कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी सारे संवैधानिक पदों पर कब्जा करती जा रही है, लोगों को बैक से एंट्री दे रही है। हो सकता है कि राहुल गांधी की नज़र में देश में ऐसे हालात हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी देश के एक जिम्मेवार नेता हैं। ऐसे में उनको ये समझना होगा कि देश में सियासी आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन देश के बाहर कम से कम ऐसे सवालों पर बयानों में एक संतुलन तो दिखना ही चाहिए। बयानों में इस बात का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए कि देश की छवि कतई विश्व पटल पर खराब ना हो, क्योंकि आज जब सारी दुनिया हमें एक शक्तिशाली देश के रूप में पहचानने लगी है, तो ऐसे किसी भी बयान से देश की छवि पर असर तो पड़ता ही है। और आपने भी देखा होगा कि शायद ही किसी दूसरे देश का राजनेता भारत में आकर अपने देश की नीतियों के खिलाफ सार्वजनिक मंच पर बयान दिया हो। अब राहुल गांधी के ऐसे बयानों पर भारतीय जनता पार्टी की भी प्रतिक्रिया आ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने तो राहुल गांधी पर आरोप लगा दिया कि बगैर समझे बूझे मुद्दों की बगैर जानकारी के राहुल गांधी ऐसे अनर्गल बयान देते रहते हैं।
बहरहाल इसमें दो राय नहीं है कि बड़े नेताओं को देश के बाहर देश के आंतरिक मुद्दों पर गलत बयानी से बचना ही चाहिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मजबूरी है ब्रेक लेने की। ब्रेक के बाद हम चलेंगे अपने अगले मुद्दे पर जो यूपी के सियासत से जुड़ा है। हेलो सर, योर कार्ड हैज बीन ब्लॉक्ड। व्हाट द हेल? ये किसने मेरे अकाउंट से निकाल लिए पैसे? एक रात का क्या रेट लेती हो? वो सुसाइड नहीं कर सकती, ये मर्डर है। अखिल, बाटला, आदिति, राणे मिलिए 4 होनहार काबिल साइबर क्राइम एक्सपर्ट। ये टीम मुश्किल से मुश्किल कोड करे ब्रेक। आईपी एड्रेस ट्रेस हो चुका है। ये तो कोई मनी एक्सटॉर्शन का मैटर लग रहा है। We want them to make a tiny mistake so that we can nab them. तुम्हें मोबाइल ऑनलाइन पढ़ाई के लिए दिया था नू। मुझे इस बंदे की एक एक मोमेंट की रिपोर्ट चाहिए। ये फ्रॉडस्टर बड़े चालाक होते हैं, पर इनकी हर चालाकी को जो मात दे दे उन्हें साइबर सिंघम कहते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आइए चलते हैं देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश। बात कर ली जाए अपने तीसरे मुद्दे की। करीब 27 महीने की जेल की सजा काटकर समाजवादी पार्टी के नेता सांसद आजम खान जेल से बाहर आ गए हैं। आजम खान के जेल में रहते कई ऐसे मोड़ आए जब लगने लगा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आजम खान के साथ उतनी मुस्तैदी से खड़े नहीं नजर आ रहे हैं जैसा कि आजम का समाजवादी पार्टी में कदर हुआ करता था। आजम खान समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं। अमर सिंह जो अब नहीं रहे हमारे बीच, और आजम खान के बीच रिश्तों की कड़वाहट के बीच आजम खान को कुछ दिनों के लिए समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया गया था। मुलायम सिंह यादव ने बाहर कर दिया था समाजवादी पार्टी से। लेकिन ये जो एक अलगाव था वो बहुत लंबा समय नहीं चला। फिर आजम खान आए। वो तस्वीरें भी हमने देखी जब आजम खान की पार्टी में वापसी हुई तो मुलायम से मिलकर आजम कितना रोए थे। लगता था जैसे दो बिछड़े भाई मिले हैं। बाद के घटनाक्रम में अमर सिंह को समाजवादी पार्टी ने ही रुखसत कर दिया, जो आजम की पार्टी से बाहर किए जाने की वजह थे, वगैरह वगैरह। दरअसल मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूँ कि आप समझ सके कि समाजवादी पार्टी में आजम खान की हैसियत क्या थी। मुलायम सिंह यादव के लिए कहा जाता था कि पार्टी में कोई भी नीतिगत फैसला या तो वो राम गोपाल यादव से या फिर आजम खान से पूछ कर ही लेते थे। अब समाजवादी पार्टी में हालात बदल गए हैं। मुलायम युग का अंत हो चुका है। अखिलेश युग का समाजवादी पार्टी में वर्चस्व चल रहा है। देखा जाए तो जो भी बड़े नेता समाजवादी पार्टी में मुलायम के करीबी थे या तो वो रहे नहीं या फिर पार्टी में अलग थलग पड़े हुए हैं। अब चर्चा इस बात को लेकर खूब हो रही है कि आजम खान ने जेल से रिहाई के बाद कहा, मेरी तबाहियों में मेरे अपनों का ही हाथ है। इस बयान के क्या मायने हैं? एक तस्वीर भी नजर आई जब सीतापुर जेल से आजम खान बाहर निकल रहे थे। समाजवादी पार्टी से बगावत कर अपना सियासी दल बनाने वाले शिवपाल सिंह यादव आजम खान के साथ मौजूद रहे। इस मौके पर कायदे से तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को होना चाहिए था, लेकिन वो नजर नहीं आए।
नजर आया तो कौन? शिवपाल सिंह यादव। जाहिर सी बात है, इस बात को लेकर चर्चा काफी गर्म है सियासी गलियारे में। आपको याद होगा कि आजम खान के प्रवक्ता ने जेल में बंद आजम खान को लेकर पहले ही समाजवादी पार्टी के मुखिया पर सवाल खड़े किए थे। शिवपाल भी बोल चुके थे कि आजम खान की रिहाई के लिए तो नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव को सड़क पर निकलना चाहिए था। चर्चा काफी तेज थी कि अब शायद ही आजम खान जेल से बाहर आने के बाद समाजवादी पार्टी की ओर रुख करेंगे। शिवपाल ने इस बात का इशारा भी पहले ही कर दिया था कि आजम खान सरीखे नेताओं को साथ लेकर सूबे की सियासत में पूरे दमखम के साथ नई पारी खेलेंगे। अब यह लगभग तय माना जा रहा है। जिस तरह से शिवपाल अपनी पार्टी को धार देने में लगे हैं, सारे प्रकोष्ठ का गठन किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी से नाराज नेताओं से शिवपाल लगातार बंद कमरे में मुलाकात कर रहे हैं। अब आजम भी अपनी नई सियासी पार्टी शिवपाल के साथ खेलने का मन बना चुके हैं। अगर ऐसा होता है तो मिशन 2024 समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। लेकिन इन सबके बीच ये भी समझने की जरूरत है कि आखिर अखिलेश यादव आजम खान और शिवपाल जैसे नेताओं को लेकर क्यों बहुत गंभीर नहीं है। आपको याद होगा, उस घटनाक्रम का मैं भी गवाह था जब अखिलेश यादव को नेताजी सत्ता हस्तांतरित कर रहे थे 2012 में। मुलायम सूबे की कमान अखिलेश यादव को सौंप रहे थे। उस वक्त यही दोनों ऐसे नेता थे जो चाहते थे कि फिलहाल मुलायम सिंह यादव ही सूबे के मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो और बाद में अखिलेश यादव को धीरे धीरे कार्यभार सौंपे। शायद उस वक्त की ये खटास अखिलेश यादव आज भी दिल में रखे हुए हैं और हमें लगता है कि अब जबकि तमाम चुनौतियों से जूझते हुए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को स्थिर करने में कामयाब हो चुके हैं, विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी सीटें हासिल करने में वो कामयाब हो गए हैं, तो ऐसे में आजम और शिवपाल की नाराजगी अखिलेश के लिए बहुत मायने नहीं रख रही है। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि आगामी लोकसभा चुनाव का जो संघर्ष है उसमें विरोधी दलों की बहुत छोटी छोटी गलतियां भी बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचा सकती हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे, देश मना रहा है रोड सेफ्टी पखवाड़ा और सड़क हादसों का जो आंकड़ा है वो सबको चौंकाने वाला है। दुनिया अपराध की कत्ल, अपहरण, चोरी, डकैती या हो फिरौती, बलात्कार जैसी कलंकित वारदात हर अपराध के तह तक जाएंगे। करेंगे अपराधियों के हर जुर्म का हिसाब। अपराध से जुड़ी हर खबर जरायम सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। अब चलिए चर्चा करते हैं एक ऐसे समस्या की जो लगातार विकराल होता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं सड़क हादसों और उससे होने वाली मौतों की। लाख कोशिश हो रही है देश में, हजारों करोड़ रुपए हर साल खर्च किए जा रहे हैं रोड सेफ्टी मेजर के लिए, फिर भी सड़क हादसों में कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। बल्कि ये जो हादसे हैं, इनका जो मामला है उसमें लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अब तो हालात ये है कि विश्व स्तर पर बात की जाए तो सड़क हादसों में मौत के मामले में अपना देश तीसरे पायदान पर खड़ा है। जबकि हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो मौत के मामले में हम पहले स्थान पर देश में खड़े हैं। यानी भारत में जितने सड़क हादसे होते हैं और जितनी मौतें होती हैं उसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़े राज्य के रूप में कहा जा सकता है कि सबसे अव्वल है। एक आकलन के मुताबिक भारत में हर साल औसतन 4.5 लाख सड़क हादसे होते हैं, जिसकी वजह से करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हर साल हो जाती है। जीडीपी के साथ अगर तुलना की जाए, अगर जीडीपी को हम पैमाना मानते हैं तो हर साल इन सड़क हादसों से जो सामाजिक आर्थिक नुकसान होता है वो भी चौंकाने वाला है। हर साल सड़क हादसों से होने वाले सामाजिक आर्थिक नुकसान को अगर रुपयों में देखें तो करीब ये 5.96 लाख करोड़ रुपए होता है। यानी ये जीडीपी की भाषा में करीब 3.4% बैठता है। अब देखिए विश्व बैंक की ओर से भारत के सड़क हादसे पर जारी सर्वे को, यह भी काफी चौंकाने वाला है। भारत में कितना विकराल रूप ले चुका है यह सड़क हादसा।
भारत में हर 4 मिनट में एक सड़क हादसा होता है और हर 4 मिनट में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है सड़क हादसे में। भारत में हर घंटे औसतन 53 सड़क हादसे होते हैं। आश्चर्य तो ये होता है कि दुनिया में जितने वाहन हैं उसका केवल 1% ही भारत में है, जबकि अगर सड़क हादसे और मौतों का आकलन किया जाए तो ये पूरे विश्व में 11% बैठता है। यानी 11% मौतें सिर्फ भारत में होती हैं सड़क हादसे से, जबकि वाहन पूरे विश्व की तुलना में केवल 1% है भारत में। अब एक और आंकड़ा देखिए, ये भी काफ़ी चिंताजनक है। भारत में पिछले 1 दशक में 13 लाख मौतें हो चुकी हैं सड़क हादसों से और करीब 50 लाख लोग घायल हो चुके हैं इन सड़क हादसों की वजह से। सड़क हादसे में 14% मामले जो हैं वो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। भारत की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा सूबा है और जो भारत में सड़क हादसों का जो आकलन है, जो आंकड़ा है, उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश मौत के मामले में सबसे आगे है। 14% मौतें सिर्फ उत्तर प्रदेश में होती हैं सड़क हादसे से। उत्तर प्रदेश में हर साल करीब 9.5% मामले होते हैं। इन दोनों आंकड़ों को देखकर आप समझ सकते होंगे कि सड़क हादसा रोकना देश और प्रदेश के लिए कितना अहम हो जाता है। हालांकि भारत सरकार ने 2025 तक सड़क हादसों के मामलों में 50% की कटौती का लक्ष्य रखा है। इसको लेकर के एक विस्तार से नीति बनाई गई है। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह स्वीकारा है कि सड़क हादसे और उससे होने वाली मौतें देश के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी हैं। भारत सरकार ने देश के करीब 5000 सर्वाधिक सड़क हादसों वाले जगहों की पहचान कर ली है, जो करीब 4000 किलोमीटर सड़क के दायरे में आती हैं। वहाँ पर क्या सेफ्टी मेजर अपनाए जाने हैं, उसको लेकर के एक विस्तार से नीति तैयार की जा रही है। रोड सेफ्टी मेजर के लिए करीब 14,000 करोड़ केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए हैं, जिसमें तमाम तरह की बातें हैं। लोगों को जागरूक करना, जो एक्सीडेंट प्रोन एरिया है वहाँ पर उचित व्यवस्था करना, वहाँ पर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जिससे कि सड़क हादसों को रोका जा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपको याद होगा कि आज से 2 दिन पहले इस सड़क हादसे को लेकर के, सड़क हादसे में जो मौत है, जो मौत का जो आंकड़ा है, उसको लेकर के काफ़ी गंभीरता दिखाई थी। अधिकारियों के साथ बैठ करके उन्होंने ये साफ तौर पर मातहतों को निर्देश दिया है कि इस पर तत्काल रोक लगाने के लिए जो भी उचित कार्रवाई हो वो किया जाना चाहिए। ठोस कार्रवाई की पहल शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश के तुरंत बाद ही मुख्य सचिव ने भी ये निर्देश जारी कर दिए हैं। ये तो सरकारी प्रयास है, लेकिन हमें एक आंकड़ा और देखकर समझना होगा कि सड़क हादसे में जो मौत होती है उसमें 70% मामले 18 से 45 साल तक के लोगों से जुड़ा हुआ होता है। यानी सबसे ज़्यादा लापरवाही अगर सड़कों पर देखने को मिलती है तो वो युवाओं में देखने को मिलती है। सरकारी प्रयास अपने जगह, लेकिन सरकार की ओर से जारी निर्देशों की अनदेखी के लिए तो हम खुद जिम्मेवार हैं। सुरक्षा को लेकर जारी किए जाने वाले निर्देश, मसलन दोपहिया चौपहिया वाहनों के लिए तय स्पीड लिमिटेशन, या फिर चौपहिया वाहन चालकों का सीट बेल्ट लगाना, दोपहिया वाहन चालकों का हेलमेट पहनना आदि आदि, ड्राइविंग करते वक्त किसी भी तरह का नशा न करना, ये सब ऐसे निर्देश हैं जिसके पालन में हम बड़े पैमाने पर कोताही बरतते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब शायद आप इस कार्यक्रम को देखने के बाद जरूर सचेत होंगे और हादसों और मौत के मामलों पर विराम लगाने में सरकार के साथ अपनी भागीदारी भी जरूर निभाएंगे, ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ। तो ये था आज का हमारा विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। उम्मीद है आपको ये कोशिश जरूर पसंद आएगी। आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारे फेसबुक ट्विटर अकाउंट पर आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। फिर आऊँगा आपके बीच कुछ और बड़े मुद्दों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।